नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम उतर रहे हैं बैंकिंग और बीमा की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास है स्टैंडर्ड एक्स का स्टडी मटेरियल और कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे काम की चीजें हैं, जो दिलचस्प बातें हैं, वो निकालें। हाँ, और ये मटेरियल ना मतलब बैंकिंग बीमा की जो बेसिक बातें हैं उन्हें समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। एक अच्छी शुरुआत देता है। अच्छा। हम देखेंगे कि पैसा कैसे काम करता है, बैंक लोन कैसे देते हैं, बीमा कैसे हमें बचाता है। ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। सही कहा, ये तो हम सबको अफेक्ट करती हैं। हाँ तो चलें शुरू करें पैसे के लेन देन से। हाँ बिल्कुल, भुगतान और ट्रांसफर। पुराने ज़माने से अब तक तो पहले वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ये सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। क्या है ये असल में? हाँ, शब्द थोड़ा भारी है पर चीज बड़ी काम की है। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे लिखे हुए वादे या आदेश हैं ओके। जिन्हें आप लगभग कैश की तरह ही एक से दूसरे को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सबसे कॉमन तो चिन्ह बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। अच्छा। इनका फायदा ये है कि व्यापार आसान हो जाता है। सोचिए, बड़ी रकम ले जानी हो तो कैश लेकर घूमना कितना मुश्किल और रिस्की है। ये उसे आसान बनाते हैं। हाँ, बात तो सही है। प्रॉमिसरी नोट में वादा होता है पेमेंट का। चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। चेक तो खैर हम सबने यूज किया है, लेकिन चेक के नीचे वो कुछ अजीब से नंबर होते हैं। MICR कोड, वो क्या चीज है? हाँ, वो MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक? हाँ, उसमें एक खास स्याही होती है जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, मतलब वो मैग्नेटिक होती है। ओके। मशीनें उस स्याही को पढ़ लेती हैं बहुत तेजी से। अच्छा। और फटाफट चेक को सॉर्ट कर देती हैं। ये किस शहर का है, किस बैंक का, किस ब्रांच का। इससे पूरी क्लियरिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है और गलतियां भी कम होती हैं। इन्हें काटते नहीं है। ट्रंकेशन का मतलब है छोटा करना, फिजिकल मूवमेंट को। अच्छा। CTS में होता यह है कि बैंक को चेक मिलते ही वो उसे स्कैन करता है, उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना लेता है। हाँ। और फिर वही इमेज और MICR डेटा आगे भेजा जाता है क्लियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिकली। ओ, तो असली चेक बैंक में ही रह जाता है। हाँ बिल्कुल, उसे शहर शहर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। क्लियरिंग घंटों में हो जाती है। ये तो बढ़िया है, एकदम डिजिटल। हाँ, ये समझिए नेफ्ट RTGS जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स की तरफ ही एक कदम था। हाँ, नेफ्ट और RTGS, इनका जिक्र तो बहुत होता है। इनमें क्या फर्क है? मतलब कौन सा तेज है, कब कौन सा यूज करें? देखिए, दोनों ही बैंक अकाउंट से पैसे भेजने के तरीके हैं, बहुत पॉपुलर है। हाँ। RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब पैसा लगभग तुरंत पहुंचता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ वो सेटल हो जाता है। ग्रॉस मतलब हर ट्रांजैक्शन अलग अलग, किसी और के साथ बंच नहीं होता। ओके। ये ज्यादातर बड़ी रकम के लिए होता है, 2 लाख या उससे ज्यादा, जहां पैसा जल्दी पहुंचाना जरूरी है। अच्छा, और NEFT? NEFT है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये बैच में काम करता है। बैच में मतलब बैंक हर थोड़ी देर में, जैसे हर आधे घंटे में, जितने भी NEFT रिक्वेस्ट आए हैं उनको एक साथ प्रोसेस करता है। अच्छा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है आपके ट्रांसफर को अगले बैच का इंतजार करना पड़े। पर इसमें छोटी रकम भी भेज सकते हैं? हाँ, इसमें मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। छोटे पेमेंट्स, रेगुलर पेमेंट्स, सैलरी वगैरह के लिए ये बहुत सुविधाजनक है और सस्ता भी पड़ता है। समझ गई। तो स्पीड और अमाउंट का खेल है। RTGS तेज, बड़ी रकम। NEFT थोड़ा धीमा, पर किसी भी रकम के लिए। अच्छा, एक और तरीका है, डिमांड ड्राफ्ट, DD। हाँ, DD। लोग इसे चेक से ज्यादा भरोसेमंद क्यों मानते हैं, खासकर बिजनेस में? उसका कारण सीधा सा है। चेक तो कोई भी अपने अकाउंट से काट सकता है ना? और अगर अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो बाउंस हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट बैंक खुद इशू करता है। आप पहले बैंक को पैसे देते हैं, कैश या अकाउंट से कटवा कर। फिर बैंक अपनी गारंटी पर वो ड्राफ्ट बनाता है, तो उसके बाउंस होने का सवाल ही नहीं उठता। पेमेंट पक्की है। अच्छा, इसीलिए जहां भरोसा थोड़ा कम हो या फीस वगैरह जमा करनी हो, वहां DD मांगते हैं। एग्जैक्टली। वो बैंक का आश्वासन है एक तरह से। ये क्लियर हुआ। अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉनिक तरीका है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये किन के लिए है? ECS तो बड़े पैमाने पर जो पेमेंट या कलेक्शन होती हैं उनके लिए वरदान है। जैसे? सोचिए, कोई बड़ी कंपनी है, हजारों कर्मचारी हैं, सबको सैलरी देनी है। हाँ। या लाखों शेयर होल्डर हैं, डिविडेंड देना है, तो ECS क्रेडिट से कंपनी बस एक इंस्ट्रक्शन देती है बैंक को और पैसा एक अकाउंट से निकलकर उन सब के अकाउंट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। वाओ। और इसी तरह ECS डेबिट है, जब कंपनी को बहुत सारे लोगों से पैसे लेने हो, जैसे बिजली का बिल। हाँ, या लोन की किश्त, SIP। बिल्कुल, कस्टमर की सहमति से पैसा उनके अकाउंट से कटकर कंपनी का अकाउंट में आ जाता है। सब ऑटोमेटिक, सस्ता, एफिशिएंट, कागज का काम कम। कमाल है।
टेक्नोलॉजी ने कितना बदल दिया है सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन जहाँ इतनी सुविधा है ऑनलाइन लेन देन में, वहाँ रिस्क भी तो है, सुरक्षा का सवाल। हाँ, वो तो है। ये फिशिंग वगैरह के बारे में सुनते हैं, ये क्या बला है, कैसे बचें इससे? हाँ, फिशिंग एक बहुत कॉमन फ्रॉड है आजकल। इसमें धोखेबाज क्या करते हैं, वो आपको नकली ईमेल, एसएमएस या वेबसाइट का लिंक भेजते हैं, जो देखने में बिल्कुल असली बैंक या किसी बड़ी कंपनी जैसी लगेगी। अच्छा। और उसमें आपसे आपकी लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड नंबर, ऐसी सेंसिटिव जानकारी मांगी जाएगी, कोई बहाना बना के। जैसे कि आपका अकाउंट बंद हो रहा है, वेरीफाई करें, या आपने कोई इनाम जीता है, क्लेम करें। और अगर कोई झांसे में आ गया, जानकारी दे दी, तो बस धोखेबाज उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो बचा कैसे जाए? सबसे जरूरी है जागरूकता। शक लगे तो किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप ही खोलें। एड्रेस बार में यूआरएल ध्यान से देखें, HTTPS है या नहीं, पैडलॉक का निशान है या नहीं। और सबसे जरूरी बात, अपना पासवर्ड, पिन, OTP कभी किसी को ना बताएं। फोन पर, ईमेल पर, कहीं भी। बैंक वाले कभी नहीं मांगते सब। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बैंकिंग के दूसरे बड़े काम पर आते हैं, उधार देना, लोन। हाँ, लेंडिंग। बैंक कैसे तय करते हैं कि भाई किसको लोन दें, किसको नहीं? कोई नियम कानून होते हैं इसके पीछे? बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही नहीं लोन दे देते। बैंक कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। उन्हें कहते हैं साउंड लेंडिंग प्रिंसिपल्स। साउंड लेंडिंग प्रिंसिपल्स। हाँ, मतलब सुरक्षित उधारी के सिद्धांत। सबसे पहला और जरूरी, सेफ्टी, सुरक्षा। मतलब बैंक को ये पक्का करना होता है कि जो पैसा वो दे रहा है वो वापस आएगा, ब्याज के साथ, डूबेगा नहीं। सही। दूसरा है लिक्विडिटी, तरलता। पैसा टाइम पर वापस आना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोन में फंस जाए और बैंक के पास कैश ही ना बचे। तीसरा पर्पस, उद्देश्य। लोन किस काम के लिए लिया जा रहा है? कोई प्रोडक्टिव काम है जिससे इनकम बढ़ेगी, या फिजूल खर्ची या सट्टेबाजी के लिए? बैंक प्रोडक्टिव पर्पस को प्रेफर करते हैं। ठीक है। चौथा, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ। बैंक भी तो बिजनेस है, उसे भी लोन पर ब्याज कमाना है, अपने खर्चे चलाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। और पांचवा, डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम का विविधीकरण। अच्छा, मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही सेक्टर में नहीं लगा देना, अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग बिजनेस को लोन देना, ताकि अगर एक सेक्टर डूबे तो बैंक पर बहुत ज्यादा असर ना पड़े। ये तो पूरी स्ट्रैटेजी है। इसी से जुड़ा एक और टर्म है 5 Cs। हाँ, 5 Cs। ये क्या है? सुनने में तो जासूसी कोड लगता है। कोड जैसा लगता जरूर है, पर यह है उधार लेने वाले की साख, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस आंकने का तरीका, बहुत सिस्टमैटिक। ओके, क्या है ये 5 Cs? पहला C है कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र मतलब उधार लेने वाले की नीयत कैसी है? क्या वो ईमानदार है? उसने पहले लोन लिए हैं तो टाइम पर चुकाए हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा C, कैपेसिटी, क्षमता। क्या उसमें लोन चुकाने की कैपेसिटी है? अगर बिजनेस के लिए ले रहा है तो क्या बिजनेस इतना कमाएगा कि किश्तें भर सके? उसकी इनकम कितनी है? ठीक है। तीसरा C, कैपिटल, पूंजी। उसने खुद का कितना पैसा लगाया है उस काम में जिसके लिए लोन ले रहा है? मतलब उसका अपना कितना रिस्क है? ओके। चौथा C, कोलैटरल, संपार्श्विक, यानी सिक्योरिटी। क्या वो लोन के बदले कुछ गिरवी रख रहा है? कोई प्रॉपर्टी, सोना, कुछ? अगर वो ना चुका पाए तो बैंक के पास क्या गारंटी है? और आखिरी C, पांचवा C, कंडीशंस, स्थितियां। मतलब उस समय इकोनॉमी कैसी चल रही है, जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है उसके हालात कैसे हैं, क्या ये चीजें उसकी लोन चुकाने की क्षमता पर असर डालेंगी? अच्छा, तो बैंक इन 5 C को देखकर फैसला लेता है। हाँ, इन सब का मूल्यांकन करके। समझ गई। ये तो पूरी कुंडली हो गई उधार लेने वाले की। अब लोन मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं, है ना? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। हाँ बिल्कुल, ये मेन क्लासिफिकेशन है। क्या फर्क है इनमें? फर्क बेसिकली कोलैटरल का है, यानी सिक्योरिटी का। सिक्योर्ड लोन वो है जिसके बदले आप बैंक के पास कोई एसेट, कोई संपत्ति गिरवी रखते हैं। जैसे होम लोन में घर गिरवी रहता है, कार लोन में गाड़ी, गोल्ड लोन में सोना, प्रॉपर्टी की अगेंस्ट लोन। अच्छा। क्योंकि बैंक के पास सिक्योरिटी होती है तो उनका रिस्क कम होता है, इसलिए सिक्योर्ड लोन पर ब्याज दरें भी आमतौर पर कम होती हैं। और अनसिक्योर्ड लोन में कोई चीज गिरवी नहीं रखी जाती। बैंक आपकी इनकम, आपकी जॉब, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखकर लोन देता है। जैसे पर्सनल लोन। हाँ, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड। इसमें बैंक का रिस्क ज्यादा होता है।
अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो उनके पास तुरंत बेचने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अनसिक्योर्ड लोन पर ब्याज दरें काफी ज्यादा होती हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का नाम लिया आपने, तो वो भी एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन ही है। कैसे काम करता है ये? बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड एसेंशियली एक प्री अप्रूव्ड अनसिक्योर्ड लोन लिमिट है जो बैंक आपको देता है। आप उस लिमिट तक खर्च कर सकते हैं। ये रिवॉल्विंग क्रेडिट है, मतलब जितना चुका देंगे उतनी लिमिट वापस मिल जाएगी। और ब्याज? सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप बिल की पूरी रकम ड्यू डेट तक चुका दें तो कोई ब्याज नहीं लगता, ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन अगर पूरा न चुकाया तो? तब मुश्किल होती है। अगर सिर्फ मिनिमम अमाउंट दिया या नहीं दिया तो बची हुई रकम पर बहुत भारी ब्याज लगता है, बहुत भारी। कितना? अरे 30%, 40%, 48% सालाना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। बाप रे। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड सुविधा तो है, पर बहुत डिसिप्लिन चाहिए, वरना कर्ज का जाल बन सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, बिजनेस वालों के लिए दो और नाम सुनते हैं, कैश क्रेडिट सीसी और ओवरड्राफ्ट ओडी। ये भी लोन है, क्या फर्क है इनमें? हाँ, दोनों ही शॉर्ट टर्म लोन हैं, खासकर बिजनेस की रोजमर्रा की जरूरतें, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए। ओके। फर्क यह है कि कैश क्रेडिट यानी सीसी की लिमिट अक्सर बिजनेस के स्टॉक और देनदारों की वैल्यू पर तय होती है। बैंक स्टॉक चेक करता रहता है, लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है। ये पैसा एक अलग सीसी अकाउंट में मिलता है। और ओडी? ओवरड्राफ्ट अक्सर करंट अकाउंट पर ही मिल जाता है, मतलब आप अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं एक तय लिमिट तक। अच्छा। इसकी लिमिट ज्यादा स्टेबल हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टॉक पर बेस्ड हो, आपकी क्रेडिट, एफडी या किसी और सिक्योरिटी पर भी मिल सकती है। यूज में कोई फर्क? ओडी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, सीसी ज्यादातर वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। दोनों में अच्छी बात यह है कि ब्याज सिर्फ उतने ही पैसे पर लगता है जितना आपने यूज किया है और जितने दिन के लिए, पूरी लिमिट पर नहीं। ये समझना जरूरी था। चलें, अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, रिस्क से सुरक्षा यानी बीमा, इंश्योरेंस। हाँ, बीमा। ये कैसे काम करता है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बीमा का जो मूल सिद्धांत है वो है रिस्क को बांटना, पूलिंग ऑफ रिस्क। पूलिंग ऑफ रिस्क? हाँ, सोचिए बहुत सारे लोग हैं जिनको एक जैसा खतरा है। मान लीजिए घर में आग लगने का। ठीक। वो सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, जिसे प्रीमियम कहते हैं, एक कॉमन पूल में डालते हैं रेगुलरली। इस पूल को मैनेज करती है एक बीमा कंपनी। अब अगर उन लोगों में से किसी एक के घर में आग लग गई तो कंपनी उस कॉमन पूल से उस व्यक्ति के नुकसान की भरपाई कर देती है। अच्छा। तो बेसिकली आपने अपना बड़ा रिस्क बहुत सारे लोगों में बांट दिया प्रीमियम देकर, और रिस्क ट्रांसफर कर दिया बीमा कंपनी को। ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। हाँ, एक सबके लिए, सब एक के लिए जैसा। अच्छा, इसमें एक थोड़ी टेक्निकल बात आती है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, पर जनरल इंश्योरेंस है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या मतलब है इसका? और ये फर्क क्यों? इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहता है कि बीमा का मकसद आपको नुकसान से पहले वाली फाइनेंशियल पोजीशन में वापस लाना है, उससे बेहतर में नहीं। आपको नुकसान से फायदा नहीं होना चाहिए। ओके। मतलब आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपका एक्चुअल नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस इसी पर चलता है। कार का एक्सीडेंट हुआ तो मरम्मत का खर्च मिलेगा या कार की उस वक्त की वैल्यू। घर का बीमा, हेल्थ बीमा, सब में यही है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं? क्योंकि इंसान की जान की कीमत पैसों में नहीं लगाई जा सकती, है ना? सही बात है। किसी की मौत से परिवार को जो नुकसान होता है, इमोशनल और फाइनेंशियल, उसकी एक्चुअल कीमत तय करना नामुमकिन है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। इसमें पॉलिसी लेते समय ही एक रकम तय हो जाती है, सम अश्योर्ड। हाँ। अगर बीमित व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को वो पूरी तय रकम मिलती है, भले ही परिवार का एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस उससे कम हो या ज्यादा। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो फिर लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए अगर वो सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं है तो? इसके कई कारण हैं, और फायदे भी सिर्फ डेथ के बाद पैसे मिलने तक ही सीमित नहीं है। जैसे? हाँ, सबसे पहला और सबसे जरूरी तो है रिस्क कवर, सुरक्षा। हाँ। अगर कमाने वाले की अचानक डेथ हो जाए तो ये पैसा परिवार को तुरंत फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। हाँ, वो तो है। ताकि वो अपना रहन सहन मेंटेन कर सकें, बच्चों की पढ़ाई, लोन वगैरह चुका सकें। दूसरा कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे एंडोमेंट या मनी बैक, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी काम करती हैं। अच्छा। हाँ, उनमें पॉलिसी पूरी होने पर, मैच्योरिटी पर या बीच बीच में पैसा वापस मिलता है। डेथ कवर तो साथ में होता ही है। तीसरा रेगुलर प्रीमियम भरने से बचत की आदत बनती है, और चौथा टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हाँ, ATC वगैरह। बिल्कुल, प्रीमियम पर भी और मिलने वाले पैसे पर भी, कुछ शर्तों के साथ। इसमें दो शब्द और आते हैं, नॉमिनेशन और असाइनमेंट। क्या है ये? दोनों पॉलिसी का पैसा किसको मिलेगा उससे जुड़े हैं।
पर अलग हैं। कैसे? नॉमिनेशन में आप सिर्फ उस व्यक्ति का नाम बताते हैं, नॉमिनी, जिससे आपकी डेथ के बाद पैसा मिलेगा। ओके। नॉमिनी सिर्फ पैसा रिसीव करता है, वो पॉलिसी का मालिक नहीं बनता। वो एक तरह से ट्रस्टी होता है कानूनी वारिसों के लिए। और नॉमिनेशन आप कभी भी बदल सकते हैं। और असाइनमेंट? असाइनमेंट में आप पॉलिसी के सारे राइट्स, पूरी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, असाइनी को। अच्छा, क्यों करते हैं ऐसा? अक्सर लोन लेने के लिए पॉलिसी को बैंक को असाइन कर दिया सिक्योरिटी के तौर पर। तो फिर पॉलिसी पर अपना हक खत्म? हाँ, एक बार असाइनमेंट हो गया तो सारे राइट्स असाइनी के पास चले जाते हैं। ये एक तरह से पॉलिसी को बेचना या गिरवी रखना जैसा है। ये फर्क जानना जरूरी है। अब आते हैं जनरल इंश्योरेंस पर। इसमें क्या क्या आता है? जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सब कुछ आ जाता है। सब कुछ? हाँ, मतलब बहुत बड़ी रेंज है। मेनली ये हमारी प्रॉपर्टी, हेल्थ और लाइबिलिटी को कवर करता है। अच्छा। जैसे मोटर इंश्योरेंस, गाड़ी का बीमा। हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, फायर इंश्योरेंस, आग से नुकसान का बीमा, मरीन इंश्योरेंस, समुद्री जहाज और माल का बीमा, और ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, घर का बीमा, चोरी का बीमा, और भी बहुत तरह के होते हैं। मोटर इंश्योरेंस में 2 तरह की पॉलिसीज होती है ना, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, क्या फर्क है और कौन सी जरूरी है? देखिए, कानून के हिसाब से हर गाड़ी के लिए कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है, मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी मतलब तीसरा पक्ष, आप पहला पक्ष, बीमा कंपनी दूसरा पक्ष, इनके अलावा कोई और। ओके। तो ये पॉलिसी कवर करती है अगर आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति को चोट लग जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या उसकी प्रॉपर्टी जैसे दूसरी गाड़ी या दीवार को नुकसान पहुंचे। अपनी गाड़ी का नुकसान नहीं, थर्ड पार्टी पॉलिसी आपकी गाड़ी को हुए नुकसान या आपको लगी चोट को कवर नहीं करती। तो उसके लिए है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसे पैकेज पॉलिसी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें थर्ड पार्टी कवर तो होता ही है, साथ में ओन डैमेज कवर भी होता है। मतलब आपकी अपनी गाड़ी को जो नुकसान हुआ है एक्सीडेंट से, चोरी से, आग से, बाढ़ से, दंगों से, वो भी कवर होता है। ये लेना जरूरी नहीं है? नहीं, ये ऑप्शनल है, पर ज्यादातर लोग यही लेते हैं अपनी गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, वो तो है। और हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम? हाँ, मेडिक्लेम ये कवर करता है अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्चे। क्या क्या खर्चे? जैसे कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस, नर्सिंग चार्ज, दवाइयाँ, ऑपरेशन का खर्चा, आईसीयू, टेस्ट वगैरह, जो भी पॉलिसी में लिखा हो, और सम इंश्योर्ड की लिमिट तक। अच्छा, और ये फैमिली फ्लोटर क्या है? फैमिली फ्लोटर एक बढ़िया चीज है। इसमें एक ही पॉलिसी होती है, एक ही सम इंश्योर्ड होता है, लेकिन वो पूरी फैमिली के लिए होता है। मतलब पति पत्नी बच्चे सब एक ही पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। उस साल में परिवार का कोई भी मेंबर बीमार पड़े तो वो उस कॉमन सम इंश्योर्ड में से क्लेम ले सकता है, जब तक वो लिमिट खत्म ना हो जाए। ये तो ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता होगा अलग अलग पॉलिसी लेने से। हाँ, अक्सर मैनेज करना भी आसान होता है। अब एक आखिरी चीज, फायर इंश्योरेंस में एवरेज क्लॉज, ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा खतरनाक सा लगता है। ये खतरनाक ही है अगर आप इसे नहीं समझते तो, और क्लेम के टाइम पता चलता है। ऐसा क्या है इसमें? एवरेज क्लॉज तब लगता है जब आपने अपनी प्रॉपर्टी का बीमा उसकी असली कीमत से कम का कराया हो, अंडर इंश्योरेंस। मतलब? मान लीजिए आपके दुकान में 10 लाख का माल है, पर आपने बीमा कराया सिर्फ 8 लाख का, 80% का। हाँ, प्रीमियम बचाने के लिए शायद। हाँ, या गलती से। अब मान लीजिए आग लगी और 2 लाख का नुकसान हो गया, तो 8 लाख का बीमा है, 2 लाख का क्लेम मिल जाएगा? नहीं, यही एवरेज क्लॉज आता है। कंपनी कहेगी आपने सिर्फ 80% वैल्यू का बीमा कराया था, तो हम नुकसान का भी 80% ही देंगे। अरे! हाँ, तो आपको 2 लाख का 80% मिलेगा, यानी 1,60,000। बाकी 40,000 वो आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत जरूरी बात है। बिल्कुल। सबक यह है कि हमेशा अपनी प्रॉपर्टी का बीमा उसकी सही पूरी कीमत पर कराएं, वरना नुकसान के समय झटका लग सकता है। ये तो बहुत ही अहम जानकारी थी। तो आज हमने बैंकिंग और बीमा की कई अहम बातें समझी, पेमेंट के तरीकों से लेकर। हाँ, चेक, MICR, CTS, फिर नेफ्टी, RTGS, DD, ECS, फिर बैंकों के लोन देने के सिद्धांत, वो 5 C's, करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल, कंडीशंस, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, CCOD। हाँ, और फिर बीमा, उसका बेसिक प्रिंसिपल, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का फर्क, इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट, हाँ, और लाइफ इंश्योरेंस के फायदे, नॉमिनेशन, असाइनमेंट, और जनरल इंश्योरेंस में मोटर, हेल्थ, फायर और वो एवरेज क्लॉज। बिल्कुल। हमने देखा कि ये सब सिस्टम कैसे हमारे फाइनेंशियल जीवन को चलाते हैं, हमें सुविधा और सुरक्षा देते हैं। हाँ, और ये भी कि डिजिटल दुनिया में सावधान रहना कितना जरूरी है। हाँ, ये सारी जानकारी हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है।
तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग और पेमेंट को कितना बदल दिया है, सब कुछ कितना इंस्टेंट, कितना पर्सनल हो गया है। हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है बीमा का फ्यूचर भी ऐसा ही होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कल को हमारी ड्राइविंग हैबिट्स या हमारी स्मार्ट वॉच का हेल्थ डेटा देखकर हमारा प्रीमियम रोज बदले? क्या बीमा और भी ज्यादा पर्सनल और रियल टाइम हो जाएगा? सोचिएगा जरूर इस पर। दिलचस्प सवाल है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।